हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर ट्रेजर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोयम जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जिसे लिखा है एमिली डिकिंसन ने। तो पोयम की शुरुआत करने से पहले हम हमारे ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो हमारी ऑथर का नाम है एमिली डिकिंसन, जिनका जन्म हुआ था 1830 में और मृत्यु हो गई थी 1886 में। वो एक अमेरिकन पोएट थी। She is widely regarded as one of the greatest poets in American literature and is known for her unique style, deep emotion, and thoughtful theme about life, nature, love and death. The greatest poet की तरह जाना जाता है और उनकी जो ये पोएम थी वो बहुत ही यूनिक स्टाइल में लिखी थी। उन्होंने जो ट्रेडिशनल स्टाइल था पोएम लिखने का उसे चूज़ नहीं किया था। Dickinson is widely considered to be one of the leading 19th century American poets. उन्होंने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 10 ही पोएम को पब्लिश किया था। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उसके बाद से 1800 पोएम को पाया गया था, मिला था, मैन्युस्क्रिप्ट मिले थे और उसके बाद उन्हें पब्लिश किया गया था पोस्टमसली। Her unusual off-rhyme have been seen as both experimental and influenced by the 18th century hymnist Isaac Watts. She freely ignored the usual rule of versification and even the grammar and in the intellectual context of her work. She likewise proved exceptionally bold and original. तो जैसे हमें पता ही है उनके जो ये पोएम्स है वो हाईली एक्सपेरिमेंटल हैं। आप पुराने कोई भी पोएम उठाकर देख लो, उसमें पूरे ग्रामर के रूल में फॉलो करते हैं। साथ-साथ में कौन से मीटर में लिखा जाएगा ये डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं और वो लिखते हैं। लेकिन उसके बाद एमिली डिकिंसन है वो 18th सेंचुरी और आइज़ैक वॉट्स से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई थी और उसके बाद उन्होंने ये उनका ये जो इन्फ्लुएंस था वो उनके पोएम्स में साफ-साफ दिखाई देता है। Her verses is distinguished by its epigrammatic compress, hunting personal voices, और enigmatic, brilliant and lack of high polish। तो उनके जो पोएम्स वो डील करती हैं किससे? एपिग्रामेटिक, इसका मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स आइडिया होती है, जो बिलीफ होते हैं, उन्हें बहुत ही ब्रीफली, क्लेवरली और विटिली एक्सप्रेस करना, हम उनके सारे पोएम में ये देख सकते हैं। और एनिग्मेटिक, इसका मतलब होता है कि समथिंग और समवन दैट इज मिस्टीरियस, जिसे सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल हो, इसे कहते हैं एनिग्मेटिक, एनिग्मा। ब्रिलियंट एंड लेक ऑफ हाई पॉलिश, उन्होंने बिल्कुल भी जो ट्रेडिशनल रूल थे उनसे फॉलो नहीं किए थे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस पोएम का, जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, यहाँ स्पीकर कहती हैं कि वो अपने लाइफ जीने में बहुत ही बिजी थी। वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स और खुशियाँ और सेलिब्रेशन में इतनी बिजी थी कि उन्होंने कभी भी डेथ के बारे में नहीं सोचा। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, लेकिन डेथ को यहाँ पर्सनिफिकेशन किया गया है और डेथ एज अ जेंटलमैन की तरह, पोलाइट जेंटलमैन की तरह उनके घर के सामने, उनके दरवाजे पर आता है उनके लिए। तो वो डेथ के लिए नहीं सोची, कभी रुका नहीं, वो कभी रुकी नहीं, सोचा नहीं, तो डेथ यहाँ खुद उन्हें लेने आ गया। द कैरेज हेल्ड बट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। तो जब डेथ उन्हें लेने आया तो उसके पास एक कैरेज थी और उस कैरेज में स्पीकर थी, डेथ था और साथ में इमॉर्टैलिटी। यहाँ पे अमृत को ऐसा कहा गया है कि मृत्यु के बाद मृत्यु अंत नहीं है और इंटरनल लाइफ होता है, उससे दर्शाया गया है। इस स्टांजा में, इस जो हमारा स्टांजा फर्स्ट स्टांजा है, वहाँ हमें ये पता चलता है कि कवित्री हमसे ये कहती हैं, वो हमारी स्पीकर हमसे ये कहती हैं कि she was too busy living her life to think about death at all. Therefore, death come for her instead. वो बहुत ही बिजी थे अपनी लाइफ को जीने में
तो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं डेथ के बारे में, इसलिए डेथ खुद आ गया लेने के लिए। यहाँ डेथ को पर्सनिफाइड किया गया है एज अ काइंड एंड पोलाइट जेंटलमैन हु टेक हर ऑन अ कैरिज राइड। तो डेथ यहाँ अकेले नहीं आया है, इसे चलते हुए लेके नहीं आया है, अपने साथ एक कैरिज लेके आया है जहाँ जिसमें वो हमारे स्पीकर को अपने साथ ले जाएगा। द कैरिज कंटेन ओनली द स्पीकर, डेथ एंड इमोर्टैलिटी। तो इस हमारे कैरिज में कौन कौन है? डेथ है, हमारे स्पीकर है और इमोर्टैलिटी है। We suggest that the journey is not just forward death but toward eternal life। तो ये दर्शाता है कि ये मृत्यु तक ही ये सफ़र नहीं होने वाला, आगे हम इंटरनल लाइफ में जो हमारी पोएट हैं, हमारी स्पीकर हैं, वो एंटर करने वाली है। We slowly drove, he knew no haste। द कैरिज मूव स्लोली एंड कामली। जो कैरिज था जिसमें हमारी स्पीकर डेथ के साथ हैं, वो बहुत ही स्लोली और कामली आगे बढ़ रही थी। डेथ को कोई हरी नहीं थी, जिससे उसे हरी के बारे में, जल्दी के बारे में पता ही ना हो, वो इतने शांति से जा रहा था। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर्स टू। यहाँ स्पीकर बताती हैं कि उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। डेथ के बाद उन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। अब उन्हें अपना एन्जॉयमेंट जो लाइफ था उसे भी, और जो लेबर था जो अपनी लाइफ जीने के लिए जो काम किया करती थी, अपना वर्क और एन्जॉयमेंट दोनों को पीछे छोड़ दिया है। फॉर हिज सिविलिटी, बिकॉज डेथ इज सो पोलाइट एंड जेंटलमैन। वो इतना पोलाइट था, वो इतना जेंटलमैन की तरह आया था कि उन्होंने अपना जो काम और एन्जॉयमेंट को पीछे छोड़ दिया, और छोड़ते हुए उन्हें दुख नहीं हुआ, और एकदम ईज़िली कामली उसके साथ चली गई। इस स्टांजा में क्या होता है? द कैरिज मूव स्लोली एंड पीसफुली, सो शोइंग दैट डेथ इज काम एंड पेशेंट। ये हमें दर्शाता है कि डेथ कितना शांत और पेशेंस से भरा हुआ है। The speaker leave behind both her work and her enjoyment of life, meaning she has left the world completely। स्पीकर ने अपना काम था, जो एंजॉयमेंट था, जो लाइफ का जॉय था, वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। एकदम शांति से वो जा रही हैं, क्योंकि बिकॉज डेथ बिहेव्स पोलाइटली एंड जेंटली एंड शी गोes with him without fear or resistance। We passes the school where children stroll। और जाते जाते एक स्कूल को पास करते हैं जहाँ चिल्ड्रंस बच्चे स्ट्रो मतलब खेल रहे थे। इट रेसेस इन द रिंग, चिल्ड्रन आर हैप्पी रनिंग लाइक अ सर्कल ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम। स्कूल में जो ब्रेक टाइम होता है वो वही टाइम था, और हमारे स्पीकर देखती हैं कि उनका जो कैरेज है वो स्कूल को पास किया है, पास किया अभी, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे अपने रिसेस टाइम के दौरान। We passes the field of gazing grain। फिर वो आगे जाते जाते एक पूरे फील्ड आते हैं, राइप ग्रेन फील्ड्स आते हैं, जो एक खेत है जिसमें फसल पक चुकी है, उसे वो पार करते हैं, उसे देखते हैं। वही सिंबलाइज करता है अडल्टहुड और मेच्योरिटी को, कि वो उसे भी पार करते हैं। वी passes द सेटिंग सन। जो यहाँ पे सेटिंग सन, वो आगे जाते जाते जो सूरज डूब रहा है उसे भी पार करते हैं। और यहाँ पे जो सेटिंग सन है वो सिंबलाइज करता है एज, ओल्ड एज एंड एंड ऑफ द लाइफ। ये सिंबलाइज करता है। तो इस स्टांजा में क्या होता है कि हमारे स्पीकर हमें बताते हैं कि कैसे उस कैरिज में डेथ के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को पार करती हैं। हमारे जो लाइफ के फेज होते हैं वो उसे दर्शाते हैं। स्कूल एंड प्लेइंग चिल्ड्रन सिम्बलाइज चाइल्डहुड। तो स्कूल थे, चिल्ड्रंस खेल रहे थे, उस चाइल्डहुड को सिंबलाइज करता है। जो खेत था जिसमें अनाज पक चुके थे और वो लहरा रहा था, वो अडल्टहुड और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैच्योरिटी है, उसे सिंबलाइज करता है। जब हमारा वो सूरज डूब रहा था, वो ये सिंबलाइज करता है कि लाइफ ख़त्म हो गई है, लाइफ की एंड आ गई है, अब तुम्हें मृत्यु के साथ जाना होगा। तो इन सभी इमेजों के थ्रू हमारी जो पोएट है डिकन्सन है, वो प्रेजेंट करती हैं जो लाइफ की जर्नी होती है शुरुआत से लेकर फ्रॉम द
toward the death, or rather he passes us. वो कहती है कि सन को हमने पास नहीं किया, या सन हमें हमसे आगे बढ़ गया, वो हमारे लिए नहीं रुका। द ड्यूस ड्रू क्विरलिंग एंड चिल, मतलब जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम ठंडा और शांत हो गया, जिसे ठंड लगने लगी। फॉर ओनली गोस्मर माई गाउन, जो स्पीकर ने जो कपड़ा पहना था, गाउन पहना था, वो बहुत ही पतला था। माई टिप्ड ओनली ट्यूल, और उन्होंने जो शॉल पहनी थी, जो शॉल ओढ़ा था, वो भी बहुत ही डेलिकेट था, जिससे उन्हें ठंड लगने लगी। यहाँ स्पीकर खुद को करेक्ट करते हैं और कहती हैं कि सन को उन्होंने नहीं, बल्कि सन उनसे आगे चला गया है। ये बताता है कि कैसे टाइम चलता रहता है और किसी के लिए भी नहीं रुकता। एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा हो गया है, जिससे स्पीकर को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। स्पीकर के कपड़े भी हैं, वो थिन हैं, बहुत ही डेलिकेट हैं। ये दर्शाता है कि कैसे उन्हें वनरेबल और वीक महसूस हो रहा है। We paused before a house that seems a swelling of the ground. हम एक ऐसे घर के सामने जाके रुके जो धरती से उभरा हुआ लग रहा था। The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. जो उसका रूप था वो रेयरली दिखाई दे रहा था। घर का जो रूप है वो दिख नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जो घर है वो आधी जमीन में ही धसी हुई है। इस स्टांजा में जिस घर को डिस्क्राइब किया गया है वो एक्चुअली में ग्रेव है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे ये यहाँ से यहाँ माटियों का टीला बना हुआ है। उसे ये वो कहती हैं, इट्स अपीयर इज अ स्मॉल माउंड राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, और जो इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा है वो ज़मीन में ही धंसा हुआ है, और इसका जो सीलिंग है वो रेयरली विजिबल है। डिकन्सन यहाँ प्रेजेंट करती हैं कि डेथ इज़ अ परमानेंट रेस्टिंग प्लेस। इससे कोई डरने की बात नहीं है, वो इससे डरी हुई नहीं है, तो वो यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करती हैं कि वो एक घर है। Since then, its centuries and yet feel shorter than the day. उनकी मृत्यु के बाद सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो लंबा सफर था वो एक दिन से भी छोटा था। I first surmised the horse's head were toward eternity. कि मैंने पहली बार ये एहसास किया कि जो घोड़ों का सर है, सर का दिशा है, वो तो अनंत की तरफ है। इन द फाइनल स्टैंजा स्पीकर कहती हैं कि अब तो सेंचुरीज बीत चुकी हैं, लेकिन उनका जो ये समय था, लंबा समय था, वो तो एक सिंगल डे से भी छोटा महसूस होता है। वो रियलाइज करती हैं जिस कैरिज में वो हैं, और वो तो डेथ से सिर्फ डेथ तक नहीं है, वो तो इटर्निटी तरफ, अनंत के तरफ जा रहा है। ये पोयम यहाँ पे खत्म होता है। ये सजेस्ट करता है कि दैट इज नॉट एन एंडिंग बट द बिगिनिंग ऑफ इटर्नल एक्सिस्टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।